हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल प्रियांशी ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, मैं आपके बीच फिर से आ चुका हूं इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर हमें 60 शब्दों में देना है। इस क्वेश्चन का यानी इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन से लेकर के अभी मैं पूरा क्वेश्चन को करने वाला हूं। तो आप गौर से एक एक करके कॉपी पेन के साथ आप नोट करते चलेंगे और मैं आपको कॉपी कलम के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको फेयर करनी है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको कॉपी पेन पे बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का शासक लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह राज्य में किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर था। इन सभी कारणों ने 1848 के फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। एकदम सटीक जवाब हम आपको लिख करके देते हैं, इसीलिए आप कोई भी चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से पूरी क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाला है हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिकाएं क्या थी? ये क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया जो थी सबसे बड़ी बाधा थी। सबसे क्या थी? बड़ी बाधा बनी हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया थी तो सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। तो सबसे पहले इटली का एकीकरण कैसे हुआ उसके बारे में लिखते हैं। तो ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा के विवाद को लेकर ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हो गया तो युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और उसके एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया तथा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। ये आधा आंसर हुआ। अब कह रहा है जर्मनी का, यानी इसमें दो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो दोनों क्वेश्चन का जवाब देना हमको। जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमज़ोर बनाने का प्रयास किया। इस तरह से क्या हो गया? जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है। तो इसका जो आंसर है, नेपोलियन बोनापार्ट ने न सिर्फ जर्मनी और इटली की राष्ट्रीयता की भावना में मदद की, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों को राष्ट्रीयता को लेकर के उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता के मूल में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बहेनिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्कों तक में सिमट कर रह गया। राष्ट्रवाद के कारण ही बाल्कन क्षेत्र में स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का जन्म हुआ। तो इस तरह से आप आसानी शब्दों में लिख सकते हैं, और सटीक शब्दों में 60 शब्द कह रहा है तो मैं 60 शब्द में ही आपको जवाब दे रहा हूँ। जितना शब्द कहेगा उतना शब्द में जवाब देंगे। आप वीडियो को आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को इस तरह से रोक करके लिख भी सकते हैं, जो कि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर साथ में दिख रही है। और जिस तरह से मैं राइटिंग के साथ लिखा हूँ, गैपिंग देख सकते हैं आप, उस तरह से आप भी लिखेंगे तो एग्जाम में आपका पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति का एक समर्थक था। वह इटली के रियासतों का एकीकरण करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मेजनी के विचारों में बहुत प्रभावित था, किंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांत कौन कौन? सिसिली और नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काउंट काबूर के कहने से वो क्या हो गए? वो इस योजना में त्याग, यानी कि कहने से वह इस योजना का त्याग दिया, यानी कि उस चीज़ में अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया, यानी कि आक्रमण नहीं किया। इस तरह से 4 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वें क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि
विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, एक साल 2 साल करके ये पूछते रहता है। तो विलियम फर्स्ट जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा है। क्या है? ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधक है तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए क्या किया उसने? इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। विलियम की इस नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। कितने आसान शब्दों में हमें लिखा हुआ है और आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी, बहुत ही पावरफुल मानी जाएगी। यदि आप एक 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो है। तो आप जरूर इस चीज़ को आप नोट करते चलेंगे और अपने नोटबुक में जरूर लिखते चलेंगे। इससे सरल भाषाओं में आपको कोई भी टीचर नहीं बताएंगे। तो चलिए अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम डील करते चलते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है 150 शब्दों में लिखने के लिए कहा रहा है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आप आराम से लिखते जा सकते हैं। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी के महत्वपूर्ण योगदान है। पहले मेजनी का योगदान, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजनी का योगदान लिखा हुआ है, तो आप वीडियो को रोक करके आराम से लिख सकते हैं। फिर काबुल का क्या योगदान था? तो काबुल का जो योगदान था वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। और गैरिबाल्डी का योगदान क्या था? गैरिबाल्डी का योगदान यहाँ तक था। इस तरह से तीनों मिला करके जो है ना 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण क्या हो गया? इटली का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन लिखी हुई है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासक का समर्थक था। वह जनतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। उसे संविधान और लोकतंत्र के आदेशों से घृणा थी। उसका मानना था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है। उसने क्रांतिकारियों और उदारवादियों की कटु आलोचना की। उससे कूटनीतिक सफलता थी कि उदारवादी और कहरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रशा को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था और उसका दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर निकालना था, क्योंकि एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? ऑस्ट्रिया थी। इसी सभी सोच की वजह से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन जो है, अगली क्वेश्चन को आप आराम से स्क्रीनशॉट करके आराम से लिख सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो फिर से अब अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन की ज़रूरत हो आपको, उसके लिए आप PDF के लिए आप हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस नंबर पे PDF मिल जाएगी। आप हाय हेलो करके अपना नाम और क्लास 10th लिख करके और कहाँ से ये चीज़ लिख करके आप भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा PDF। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलने वाली है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हेलो सर करके आप PDF मांग सकते हैं हमसे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खूब मन लगा पढ़ें और इस बार का नारा एक ही चीज़ होना चाहिए, अब की बार 450 पार। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।